दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के ये समावेशी शिक्षा का अति लघुत्तरीय प्रश्न पत्र है, जो कि उसका दूसरा वीडियो है। पहला प्रश्न है कि अपवंचित बालक कितने प्रकार के होते हैं। तो अपवंचित बालक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सामाजिक रूप से वंचित बालक, दूसरा है आर्थिक रूप से वंचित बालक, तीसरा है शैक्षिक रूप से वंचित बालक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है। तो जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने में असफल रहते हैं और सामान्य छात्रों से पीछे रहते हैं, उन्हें हम पिछड़े बालक मानते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि पिछड़ेपन के प्रकार बताइए। तो पिछड़ेपन मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिक, दूसरा होता है सामूहिक। अगला प्रश्न है, सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए। तो सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है 140 प्लस होती है। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों की एक विशेषता बताइए। तो इसकी विशेषता है कि इनकी सीखने की गति जो होती है बहुत धीमी होती है। अगला प्रश्न है कि अपवंचन क्या है। तो अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं का न्यूनतम दशा है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि दृष्टिबाधित बालकों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो दृष्टिबाधित बालकों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आंशिक दृष्टि से बाधित बालक, दूसरा है पूर्ण रूप से अंधे बालक। अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टि बाधित बालक कौन होते हैं। तो वह बालक जो बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में या उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आंशिक दृष्टि बाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है। तो इनकी जो दृष्टि क्षमता होती है 20 से 70 तक उत्तम आँख होती है इनकी। और गंभीर दृष्टि बाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है। तो इनकी जो होती है 2/20 होती है। और जो जिनका आँख एकदम पूरा सही होता है उनका 6/6 होता है। अगला प्रश्न है कि दृष्टिबाधित बालकों को किस लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है। तो ये ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाया जाता है इनको। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि हकलाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो हकलाने के जो कारण है 2 कारण है। पहला है वातावरण, दूसरा है वंशानुक्रम। अगला प्रश्न है कि श्रवण विकलांगता क्या होती है। तो श्रवण विकलांगता जो होती है किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में अक्षम होना श्रवण विकलांगता कहलाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, श्रवण विकलांगता कितने प्रकार की होती हैं। तो ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है चालकीय श्रवण दोष, दूसरा है संवैधानिक श्रवण दोष, और तीसरा है मिश्रित श्रवण दोष, चौथा है मध्यकर्ण श्रवण दोष, और 5वां है प्रक्रियात्मक श्रवण दोष। अगला प्रश्न, सामान्य श्रवण बाधितों का सुनने की ध्वनि स्तर कितना होती है। तो इनकी जो ध्वनि स्तर होती है 31 से लेकर 51 डेसिबल तक होती है। अगला प्रश्न है कि गंभीर श्रवण बाधित बालकों का श्रवण बाधित स्तर क्या होता है। इन बालकों को जो है श्रवण बाधिता ये 70 से 89 डेसिबल तक होती है। और अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो ये डेसिबल अंक द्वारा इनको वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि श्रवण बाधित जो होते हैं पूर्ण रूप से वह बालक कितने डेसिबल तक की श्रवण बाधिता होती है इनकी। तो उनकी जो श्रवण बाधिता होती है 90 डेसिबल होती है। अब अगला प्रश्न है कि समस्यात्मक बालक किन्हें कहते हैं। तो समस्यात्मक बालक वह बालक है जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय, समाज
में समस्याओं को उत्पन्न करने वाले होते हैं। और अगला प्रश्न है कि वाक् दोष के प्रकार बताइए। तो वाक् दोष निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है आवाज़ की समस्या, दूसरा है प्रतिक्रियात्मक तथा उच्चारात्मक दोष, तीसरा है हकलाना, चौथा है देर से बोलने वाले। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालक की पहचान किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले बुद्धि परीक्षण द्वारा कर सकते हैं, दूसरा है प्रवणता परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं इनकी पहचान, और तीसरा है बुद्धि परीक्षाओं द्वारा इनको आप पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने? 4 भागों में। पहला शैक्षिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा है मानसिक तथा शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर। अगला प्रश्न है कि समस्यात्मक बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो इनका निरीक्षण के द्वारा पहचान किया जा सकता है, इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार द्वारा, और अभिभावकों से बातचीत करके इनको पहचान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है मानसमंद बालक कौन होते हैं। तो वह बालक जिनकी मानसिक योग्यता औसत से कम होती है वे मानसमंद बालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि मंद बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है 70 से कम होती है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। तो मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धि लब्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं। तो वह बालक जिनकी शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है वह पिछड़े बालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो पहले इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं सामान्य पिछड़ेपन, दूसरा होता है विशिष्ट पिछड़ापन। अगला प्रश्न है कि मंद बुद्धि बालक का लक्षण क्या होता है, इसको बताइए। तो मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं वो मूढ़ होते हैं, इसीलिए उन्हें सोचने, समझने और विचार करने की शक्ति कम होती है। अगला प्रश्न है मंद बुद्धि बालक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मूल रूप से बालक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहले है मंदित मना बालक होते हैं, दूसरा धीमी गति से सीखने वाले बालक। अगला प्रश्न है कि मानसिक पिछड़ेपन के आधार पर क्या है। तो पहला है शैक्षिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा आधार है व्यवहारिक। अगला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि एवं सामाजिक सामर्थ्य को मापने के लिए किन विधियों को अपनाया जाता है। तो पहला है बुद्धि परीक्षण, दूसरा समझामितीय तकनीकी, तीसरा है अनुकूलित व्यवहार का मापन, चौथा है व्यवहार निरीक्षण, और 5वां है व्यक्तिगत इतिहास विधि, और 6ठा है संचयी अभिलेख। इन सभी के द्वारा व्यक्ति का सामर्थ्य को माप सकते हैं। अगला प्रश्न है अभिवृत्ति क्या है। तो अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। अगला प्रश्न है गणितीय ब्रेल कोड क्या होता है, इसको बताइए आप। तो दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा ब्रेल के माध्यम से गणित सीखने के लिए एक कोड का प्रयोग किया जाता है जिसे गणितीय ब्रेल कोड कहते हैं। अगला प्रश्न है वास्तविक आयु क्या होता है। तो वास्तविक आयु से तात्पर्य है उस आयु से जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो बुद्धि परीक्षण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, और तीसरा है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि क्या है। तो ब्रेल लिपि उभरे हुए 6 बिंदुओं की ऐसी लिपि है जिससे स्पर्श द्वारा पढ़ा लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है निर्देशन क्या है। तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी
समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, परामर्श से आप क्या समझते हैं? तो परामर्श स्व समायोजन की ऐसी प्रक्रिया माना जा सकता है जिसमें परामर्श लेने वाले को इस तरह सहायता दी जा सके कि वह पहले से अधिक स्व निर्देशित एवं स्व उत्तरदायी बन सके। अगला प्रश्न है कि परामर्शदाता कौन होता है? तो परामर्शदाता वह व्यक्ति होता है जो छात्रों को सलाह देते हैं कि कोई भी कार्य किस प्रकार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, परामर्श के रूप बताइए। तो परामर्श के रूप है संकटकालीन परामर्श, दूसरा उपचारात्मक परामर्श, तीसरा है निवारक परामर्श, चौथा है रचनात्मक परामर्श। अगला प्रश्न है कि परामर्श की कौन कौन सी विधियां हैं? तो परामर्श की निम्न विधियां हैं। पहली विधि है निर्देशात्मक परामर्श, दूसरा है अनिर्देशात्मक परामर्श और जो तीसरा है समन्वित परामर्श को देना होता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम कि मार्गदर्शन से आप क्या समझते हैं? तो उचित राह से भटके व्यक्ति को सही मार्ग बताना ही मार्गदर्शन कहलाता है। ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है। अगला प्रश्न है कि परामर्श में सहयोग करने वाले किन्हीं दो संस्थाओं के नाम लिखिए। तो पहली संस्था है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, और दूसरा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर होता है, यानी कि गलत लिख दिया गया है, मेंटर होता है, सेंटर नहीं, तो जिसे हम डाइट बोलते हैं। अगला है प्रश्न है कि जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसे हम सीएमओ बोलते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर। अगला प्रश्न है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो डाइट की स्थापना जो है यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन 1986 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि निरीक्षण से आप क्या तात्पर्य है? तो निरीक्षण का तात्पर्य परीक्षा लेना, और परीक्षा का तात्पर्य है कि सरलता पूर्वक एवं आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना। अगला प्रश्न है पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना। अगला प्रश्न है निरीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो निरीक्षण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला संशोधनात्मक होता है, दूसरा विरोधात्मक होता है और तीसरा रचनात्मक होता है। अगला प्रश्न है निरीक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहला है विद्यालय में जाना, दूसरा है विद्यालय को नवीन आयामों की सूचना देना और तीसरा है प्रदर्शन पाठों का आयोजन। अगला प्रश्न है कुछ गैर सरकारी संगठनों का नाम बताइए। तो पहला है CBSI, दूसरा है NCERT और तीसरा है ICSE। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है? तो पहले प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता होनी चाहिए, और दूसरा है सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देकर आदि के द्वारा प्रतिभाशाली पर व्यवस्था की जा सकती है। और अगला प्रश्न है शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। यानी कि जो डीएलएड प्रशिक्षु डीएलएड कर रहे हैं उनको जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो उसके कुछ उद्देश्य बताइए क्या क्या है। तो वह समावेशी बालकों की क्षमताओं, रुचियों एवं समस्याओं से परिचित हो सकें, वह समावेशी बालकों के प्रति धैर्यवान हो सकें, क्योंकि बहुत लोग ऊब जाते हैं, जो कुछ बच्चे होते हैं परेशान करने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चे आते हैं? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो होते हैं वो शारीरिक अक्षमता वाले होते हैं, मानसिक अयोग्यता वाले होते हैं, भावात्मक एवं व्यवहारिक विकारों वाले और बौद्धिक भिन्नता वाले बच्चे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं? तो धीमी गति से सीखने वाले होते हैं ये,
और बुद्धि लब्धि इनकी निम्न स्तर होती है, ध्यान केंद्रण की समस्या होती है और सृजन क्षमता में कमी होती है इनकी। अगला प्रश्न है कि सामान्य बच्चों की किन्हीं दो विशेषताएं बताइए। तो इनकी जो है सामान्य विशेषता ये है कि वह सामान्य होती हैं और वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। अगला प्रश्न है पिछड़े बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न डीएलएड 2016 में पूछा गया था। तो जो बच्चे अपना कार्य अपने सामान्य साथियों से पीछे रहते हैं। अगला प्रश्न है कि आंशिक रूप से शारीरिक अक्षमता वाले यानी कि बच्चों के सभी प्रकार बताइए। तो इसमें दृष्टि बाधित, वाणी बाधित, श्रवण बाधित और अस्थि बाधित होते हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि मध्यम रूप से दृष्टि बाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है। तो 20/70 से लेकर के 20/200 तक होती है इनकी। अगला प्रश्न है वाक दोष का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जब बालक अपने भावों को, विचारों को शब्दों के माध्यम से स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट कर पाता तो वो वाक दोष कहलाता है। अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। तो इनकी मेरुरज्जु का वक्र होना, विकृत नितंबन होता है, पाँव फिरा होता है, इनकी घुमा होता है और दैनिक क्रियाओं में समस्या आना होता है, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना होता है। ये अस्थिबाधित बच्चे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं। इसमें गरीब के बच्चे आते हैं, अनाथ बच्चे आते हैं, श्रमिक आदि के बच्चे आते हैं इसमें। अगला प्रश्न है निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है। तो ये बालकों की भविष्य का मार्ग प्रदर्शन करने में सहायता देता है और बालकों में निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने में आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि परामर्श के क्या उद्देश्य होते हैं। तो व्यक्ति को उसके व्यवहार या अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने के लिए सहायता करना परामर्श का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इनका आशय स्पष्ट कीजिए। तो डीजीपी का पूरा नाम है डिजिटल गाइडेंस और साइकोलॉजी। अगला प्रश्न है कि पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो विद्यालय की गतिविधियों का मूल्यांकन करने में तथा अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने में पर्यवेक्षण आवश्यक है। अगला प्रश्न है अन्वेषण विधि की खोज किसने की थी। तो अन्वेषण विधि की खोज प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग ने किया था। अगला प्रश्न है कि 50 से 60 बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है। इनको मूर्ख कहा जाता है। क्या? मूर्ख। अगला प्रश्न है कि वाणी बाधित बच्चे कौन होते हैं। तो ऐसे बालकों को वाक विकलांग कहा जाता है। हकलाना, तुतलाना, धीरे धीरे अटक अटक कर बोलना, नाक के सुर से बोलना इत्यादि इसे वाणी वाक दोष कहलाता है। अगला प्रश्न है कि श्रवण विकलांगता के कितने प्रकार होते हैं। तो ये 4 प्रकार होते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।